तो भारतीय संविधान की अनुसूची कितनी है बेटा? 12। चलो, तो जब हमने संविधान का गठन किया, निर्माण किया, तब हमारे पास संविधान में 8 अनुसूची। मतलब मूल संविधान में कितनी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 8 अनुसूची। और वर्तमान संविधान में बेटा 12। 4 अनुसूची हमने बढ़ा दी। तो प्रथम अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची। अब देखो, आपका भारत देश है। इस भारत देश में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका वर्णन प्रथम अनुसूची में दिया है। अर्थात भारत के संघ मतलब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया। तो लिखेंगे कितने? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किसमें है? शासित प्रदेशों का वर्णन किसमें है बेटा? अनुसूची प्रथम। हमने भाग 1 में, हम आगे जाके पढ़ेंगे, भाग 1 अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह, और इसके अंतर्गत वे राज्य शामिल होंगे जिनका वर्णन अनुसूची प्रथम में दिया गया है। तो अनुसूची प्रथम ये हुई, और कितने राज्य बेटा? 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। 28 राज्यों के बारे में आपको पता है, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, और 8 केंद्र शासित प्रदेश के तो नाम हम याद कर ही सकते हैं, लिख सकते हैं क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो नवीन वाले का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख को लिख लेते हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बाद में दिल्ली है, दिल्ली के बाद में चंडीगढ़ है, ओके, उसके बाद में क्या है? पांडिचेरी, पुदुचेरी जिसको हम कह रहे हैं पांडिचेरी। फिर अब क्या बचे बेटा? कितने हुए? 5। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, है ना, और लक्षद्वीप, जो अभी हमने पढ़ा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बेटा, ये हमारे 8 हैं, जिनमें नवीन कौन है? हमारा लक्षद्वीप और सॉरी यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और पहले दमन द्वीप और दादर नगर हवेली जो है, ये दोनों अलग थे, अब क्या हो गए? एक ही हो गए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारी अनुसूची प्रथम जो है वो आपके सामने। अब द्वितीय अनुसूची क्या कहती है बेटा? द्वितीय अनुसूची कहती है कि आपको वेतन भत्ते, पेंशन आदि का प्रावधान किया गया। 3 शब्द याद रखना है, वेतन, भत्ते और पेंशन। अर्थात अनुसूची द्वितीय के अनुसार, दूसरी अनुसूची के अनुसार, आपके जो उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, प्रधानमंत्री, अन्य जो है, इनके लिए वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान किसके अंदर दिया गया है? द्वितीय अनुसूची के अंदर। आपको सरलता से याद रखना है, प्रथम में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो इनकी संख्या बढ़ती कम होती जाती है। संसद द्वारा नए राज्यों का गठन, निर्माण और उसके नामकरण में अधिकार दिया गया है, तो वो परिवर्तन होते रहते हैं। पहले 29 से 27, फिर 28, 29, फिर उसके बाद में कम ज्यादा होते गए, है ना। ओके, द्वितीय अनुसूची, वेतन, भत्ते और पेंशन। उच्चतम अधिकारी जो है ना, संवैधानिक पदाधिकारी जिनका संविधान, अगर मान लो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को वेतन हम कहाँ की संचित निधि से देंगे? संघ की संचित निधि से जो है उससे वेतन देंगे, भारत की संचित निधि से। और अगर मान लो राज्यपाल को वेतन देना है तो कहां से देंगे? राज्य संचित निधि से देंगे। इनके बारे में उल्लेख जो है 266 और 266 में किया गया
है ना, संचित निधि से। ओके, तो याद रखना वेतन, भत्ते और पेंशन। अब तृतीय या तीसरी अनुसूची क्या कह रही है, तीसरी अनुसूची क्या कह रही है उसको देखो बेटा। देखो यहाँ पर तीसरी है तो तीन शब्द याद रखना है आपको, क्या, शपथ या प्रतिज्ञान। ये बस इतना ही याद रखना है कि भाई साहब यदि हमारे उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रीगण, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायाधीश जो भी हैं, उनको यदि शपथ दिलाना है, उनको संवैधानिक उनके पद, शपथ एवं उनके पद की गोपनीयता दिखाना है तो उसके लिए हमने वर्णन किसमें किया है, तृतीय अनुसूची में उसका वर्णन किया है कि मैं फलाना व्यक्ति अमुक अमुक पद के जिम्मेदारी को ग्रहण करता हूं और शुद्ध अंतःकरण के साथ मैं इसका पालन करूंगा। ठीक है, तो जो भी अधिकारी होगा वो शपथ लेता है। आप भी जब संवैधानिक पद पर जाओगे, आप भी जब कोई अधिकारी बनोगे तो आप भी शपथ लेते हो। जैसे पुलिस विभाग होता है तो पुलिस विभाग में जो है परेड होती है, अंतिम परेड होती है, शपथ ग्रहण होता है ना, उसे। तो ये सब बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर तृतीय अनुसूची क्या कहती है, शपथ और प्रतिज्ञा। अब चौथी लिख देता हूं, तृतीय के बाद में डायरेक्ट चतुर्थी की जगह मैं चौथी लिख देता हूं। चौथी अनुसूची क्या कहती है बेटा, इसको समझो, बड़ी सिंपल है। चौथी अनुसूची क्या कहती है कि चौथी अनुसूची के अनुसार जो हमारे पास राज्यसभा है, अब राज्यसभा क्या, तो राज्यसभा जैसे एक होती है संसद होती है, केंद्र में क्या है, संसद, और ये संसद के तीन अभिन्न अंग हैं, एक है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होते हैं महामहिम राष्ट्रपति। तो इस संसद की इस राज्यसभा में, जैसे कि लोकसभा में कौन चुने जाते हैं, तो जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य हैं, उन प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा के लिए, यानी कि प्रत्येक राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखें तो राज्यसभा सीट 31 है। तो बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया। तो आपसे प्रश्न क्या होगा कि चौथी अनुसूची क्या है बेटा, तो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना। हमारे जितने भी राज्य हैं उनके लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है ना। तो प्रश्न आएगा, बनेगा आप लोगों से, एक बार इसको और पढ़ ले जा, मैं लिखवा दूंगा। चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भैया पांचवी अनुसूची देखिए, तो फिफ्थ अनुसूची अगर देखें तो हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो फिफ्थ नंबर की या पांचवी अनुसूची क्या कहती है कि जैसे एक होती है अनुसूचित जाति और एक होती क्या, हाँ, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर नियंत्रण, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण, अगर हम क्या है यहाँ इस आर्टिकल के इस अनुसूची के अंतर्गत करें, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि क्या चौथी अनुसूची में राज्यसभा, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति। अब छठवीं अनुसूची आती है 6 नंबर की, ये क्या कह रही है, तो इसको समझना। ये कह रही है भैया आपको एक शब्द याद रख लेना, जैसे कि मैं ऐसे बता देता हूं कि एक है मेघालय, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए
विशेष प्रावधान, मतलब इनके लिए हम विशेष प्रावधान जनजाति वर्ग। इसको अगर हमें याद करना है तो एक शब्द याद कर लीजिएगा, ममता। ठीक है ना, म से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन आदि के बारे में कौन सी अनुसूची कहती है? विशेष उपवन अनुसूची 6 कहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 7वीं अनुसूची पर। जो 7वीं अनुसूची है ये इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को बताती है। ठीक है, 7वीं अनुसूची केंद्र एवं, मैंने बताया क्या शब्द यूज किया? केंद्र एवं राज्य के बीच में 7वीं अनुसूची, 7th नंबर की अनुसूची क्या कह रही है? तो ये कह रही है केंद्र एवं राज्य में के मध्य संबंध। अब यहां पर संबंधों को बताया। ठीक है बेटा, अगर हम देखें तो केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध में विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार और एक वित्तीय अधिकार दिए गए। बहुत सारे अधिकार अपने अपने कार्य क्षेत्र बांटे गए। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची बनाई। कितनी? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची बनाई गई है। 3 सूची में इस प्रकार है वो तीनों सूची को अगर हम देख रहे हैं तो पहली है संघ सूची। कौन सी बेटा? दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, केंद्र एवं राज्य के मध्य को हमने राज्य सूची और संघ सूची, और यहां पर समवर्ती सूची। अगर हमसे पूछे कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। हमने यहां पर एक प्रश्न आपको बना दिया, यहां पर यहीं पर जो स्रोत में है। ठीक, दूसरा, अगर हम संघ सूची और राज्य सूची के बारे में बताएं तो जैसे हमने संगठनात्मक शासन स्रोत पढ़ेंगे हम, तो एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, और एक होती है संगठनात्मक शासन व्यवस्था। तो एक होती है संगठनात्मक शासन व्यवस्था, एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात ये है ब्रिटेन से ली गई है, और संगठनात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से ली गई। हमारा देश कैसा है? संगठनात्मक शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, संघीय प्रशासन। जब आपातकाल होता है तो हमारा देश क्या हो जाता है? अभी संगठनात्मक है तो एकात्मक हो जाता है, अर्थात सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास। ठीक है, हाँ, केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, कनाडा। अब आगे हम देखते हैं कि संघ सूची में वर्णित विषय, राज्य सूची में वर्णित विषय और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है, अर्थात केंद्र को है। ठीक है बेटा, केंद्र को है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून किसको बनाने का अधिकार है? तो केंद्र को, अर्थात दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे बेटा? केंद्र को, संघ को। ठीक, उसके बाद राज्य सूची जो है वो क्या है? तो राज्य सूची पर भी दिए गए, इसमें दिए गए अधिकार किसको है बेटा? राज्य सरकार को है। ओके, सरकार या राज्य की विधानसभा को। ठीक है, राज्य में विधानमंडल होता है, एक केंद्र में संसद होती है, तो राज्य विधानमंडल को। ठीक, परंतु क्या होता है कि आपातकाल की स्थिति में यहां पर निर्णय कौन लेगा? कौन बनाएगा? केंद्र बनाएंगे। आपातकाल की स्थिति में नियम कौन बनाएगा बेटा? केंद्र। ओके, आगे
अब इनके विषय हम बाद में देखेंगे। समवर्ती सूची क्या कहती है? समवर्ती सूची कहती है कि भाई हम जो है, हमारे विषय जो है, इन पर केंद्र भी नियम बना लेंगे एवं राज्य भी नियम, दोनों, केंद्र राज्य दोनों द्वारा नियम बनाने, नियम या कानून बनाने का अधिकार। सिंपल है। ओके, केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाएंगे। यहाँ पर राज्य के द्वारा बनाया जाएगा और यहाँ पर केंद्र के द्वारा। इस केंद्र के अंदर जो विषय है, पहले और वर्तमान में दो प्रकार से पूछा जाता है। इनके विषय पूछे जाए तो मूल में जो थे वो 97 विषय थे, और जो वर्तमान है, इस वर्तमान में इसमें 100 विषय है। और विषय कौन से होंगे? जैसे रक्षा, प्रतिरक्षा, संचार, परिवहन, जनसंख्या, ठीक है, विदेश, हमारी विदेश नीति जो होती है, विदेश की सारी चीजें, ठीक है, रक्षा। ओके, ये सब किसके होंगे बेटा? संघ के। जबकि राज्य के क्या होंगे? तो इसके विषय देखते हैं, तो इसके मूल संविधान में कितने विषय थे? तो 66 विषय। मूल में कितने थे बेटा? 66। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कम करके 61 कर दी है, तो वर्तमान में कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची के विषय की बात करें तो इसमें इसके विषय के उदाहरण हम देख लेते हैं। पुलिस, स्वास्थ्य, है ना, तो ये इसके विषय आते हैं। पंचायत, पंचायत इसका विषय है ना। पशुपालन राज्य सूची का विषय है। ठीक, ओके। पशुपालन से प्रश्न पूछा था किसी बच्चे ने, पशुपालन किसका विषय है? तो पशुपालन जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पर विषय, यहाँ पर समवर्ती सूची। तो विषय, जब मूल संविधान था तब इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो कितने हैं? तो वर्तमान में 52 विषय। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है या किसी तरह से, तो केंद्र सरकार का नियम यहाँ पर लागू होता है। तो ये जो सूची है, ये क्या कर रही है? हमारी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का क्या कर रही है? विभाजन कर रही है। समझ में आ गई? अपने अपने दिए गए विषयों पर वर्णन मतलब नियम बनाएगी और काम करेगी। ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। ठीक, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा, वन आदि जो है वो क्या आ जाएगी बेटा? समवर्ती सूची। एक आती है अवशिष्ट शक्तियां, तीसरी। इसके बाद भी कुछ विषय जो संघ, राज्य और समवर्ती में नहीं है, वो होते हैं अवशिष्ट, जैसे कि साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? अवशिष्ट शक्तियां में आ जाएगा। जिसका पर नियम कौन बनाएगा? तो ये बनाएगी आपकी केंद्र सरकार। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां, जिसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? बन जाएगा? ओके। आगे अब आती है हमारी 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कहती है उसको देखो। 8वीं अनुसूची, अब देखो 8वीं अनुसूची से एक प्रश्न, क्या भाषा का जिसमें वर्णन किया गया। कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का वर्णन किया है? तो जिसमें भाषा का उल्लेख है। ओके बेटा, बन जाएगा। अब इनमें कितनी भाषा? तो मूल संविधान जो है, इस मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषाएं थी बेटा? 14। और वर्तमान में 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी? वर्तमान में। अब देखो, आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस राज्य को भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित किया? किसको? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है जी बेटा, आंध्र प्रदेश ने की थी। भाषा के आधार पर हमने पहली मांग तेलुगु भाषा के लिए बनाया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। तो ये आपका कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। चलिए
तो वर्तमान में 22 भाषा है। भाषा के आधार पर तो हमारे यहाँ भारत जो है वो विविधता वाला देश है, बहुत सारी भाषाएं, लेकिन संविधान में 22 भाषाओं को अधिकार। तो हम मूल संविधान की भाषाओं को यदि हम देखें तो मूल संविधान की कितनी भाषा बेटा? 14 भाषा। तो मूल संविधान की 14 भाषाएं कुछ इस प्रकार हैं कि देखा जाए, जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत। देखिए कितनी हुई? 4 4 8 4 12 और 2 14। कितनी भाषा हुई? हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत। ये जो है हमारी 14 मूल संविधान में वर्णित भाषाएं हैं। कितनी बेटा? 14 भाषाएं जो हैं मूल संविधान में। क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लेना, हिंदी, असमी, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल 368 के अंतर्गत भाषाओं को जोड़ा। जैसे संविधान में 21वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, ये हुआ 1967 में, ठीक है, 1967 में हुआ और इसमें एक भाषा जोड़ी गई, वो भाषा थी सिंधी भाषा। भाई सिंधी भाषा भी होती है कोई, तो सिंधी भाषा को कब जोड़ी गई बेटा? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1969 में सिंधी लोगों के लिए, सिंधी पंजाब वाला क्षेत्र में ही सिंधी लोग भी है उनके जैसे ही, तो सिंधी भाषा। फिर 21वें संविधान संशोधन के बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जो हमने 71वां संविधान संशोधन यह हुआ 1992 में। ये कब हुआ बेटा? 1992 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत एक भाषा फिर हमने जोड़ी, वह भाषा 3 भाषा जोड़ी, जिसमें हम कहेंगे एक थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है बेटा। अब इनको हम क्या करेंगे? इनको हम एक साथ, जैसे कि न, आपकी न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा कर दे तो ये क्या हो जाएगी? न। ठीक है। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया और एक भाषा जोड़ी गई, उस भाषा का नाम क्या है? कौन सी भाषा है बेटा? नेपाली है ना, मणिपुरी और कोंकणी। इस तरह हमारी भाषाएं बढ़ती जा रही। अब क्या हो रहा है कि आप जोड़ो 21 और 71 कितना होता है? 92। यस, ओके। तो अब हम देखते हैं कि हमारे 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ। अरे भाई 1 और 1 2 और 7 और 2 9। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और 3 में हुआ तो भाषा कितनी जोड़ी? 4। क्या कितनी जोड़ी? 4। सरलता से याद रखें, BDMS तो क्या है? बूडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये हो गई हमारी 4 भाषाएं। मतलब ये 15, 16, 17, 18
और 4 22 भाषाएं हमारी हो गई, है ना। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। मैथिली संताली आपका झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में, है ना। डोंगरी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और बोडो आपके पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्र में, यहाँ बोडो, ठीक है। बोडोलैंड की मांग भी हो रही है बेटा उधर, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर आपकी 21 और 71, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक, समझ में आया। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची से प्रश्न आया, कितनी भाषा बेटा? 22 भाषाएं। मूल में कितनी? 14 भाषाएं मैंने आपको एक श्वास में बताई, फिर से बोल देता हूँ। हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत, ये जो हैं ये मूल भाषाएं। अब हमारी सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये भाषाएं क्या है? संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन, 71वां, 21वां में सिंधी, 71वां में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। बेटा यहां से एग्जाम में प्रश्न आने हैं और आए भी गए, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी भाषा अनुसूची? अनुसूची। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 9 को देखते हैं, अनुसूची 10 को, 11 को, 12। सरल है, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अनुसूची 9 क्या है? अनुसूची 9 से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात कि अनुसूची 9 कब जोड़ी गई? तो पहली 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची क्या कहती है? इसको देखो, ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। कब हुआ? 1951 में। तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी हुई? 12 अनुसूची हो गई है, ठीक है। ओके बेटा, उस तरफ की क्लास भी लेनी है, फिर हम कल पढ़ते हैं। तो भूल ही गया था।